Welcome friends. Today we are going to learn determiners. This topic is very important topic. So let us learn. तो डिटरमिनर्स जो हैं, डिटरमिनर्स वे शब्द जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के आगे लग करके उसे डिटरमिन करते हैं, अर्थात निश्चित करते हैं, उसे डिटरमिनर्स कहते हैं। ये संज्ञा के अंदर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होना भी बताते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कभी प्रोनाउन के पहले नहीं करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी नाउन है, उस नाउन के पहले ही डिटरमिनर का उपयोग होता है और प्रोनाउन के पहले कभी डिटरमिनर नहीं लगता है। डिटरमिनर जो है किसी शब्द से पहले लग करके हमको ये शो करता है कि वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इस तरह की जानकारी भी देता है। और इसके अलावा कुछ और भी जानकारियाँ इसमें होती हैं। कुल मिलाकर के नाउन को डिटरमिन करना अर्थात निश्चित करने का काम करता है, वो है डिटरमिनर। अब डिटरमिनर में कौन से वर्ड्स आ सकते हैं वो हम इसमें देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी है याद करने का, जो मैं आपको बताता हूँ। ए डी पी डी आई क्यू एन ओ। ए डी पी डी आई क्यू एन ओ, ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। इससे हम इसको फटाफट याद कर सकते हैं। ए फॉर आर्टिकल, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, पी फॉर पॉजेसिव, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव, क्यू फॉर क्वांटिफायर्स, एन फॉर न्यूमेरल्स एंड ओ फॉर अदर्स। ए फॉर आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स कौन से आते हैं? ए एन द आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से आएंगे? दिस, दैट, दीज और दोज। पॉजेसिव माय, अवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये सारे। डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर, नाइदर, एवरी, ईच। इंट्रोगेटिव में विच, व्हाट, हुज। क्वांटिफायर्स में अ लॉट ऑफ, एनी, इनफ, फ्यू, लॉट्स ऑफ, मच, नो, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। वैसे ही न्यूमेरल्स के अंदर 1, 2, 3, 10, फर्स्ट, सेकंड, एट, another, many, many, a, several, some, any, few, no, enough, a number of, plenty of, some of, various, few, a few, the few। और others दूसरे तरीके के all, both, only, a good deal of या a lot of, a piece of, heaps of, एस्टेलास, जॉनसन्स, इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ज़्यादा हमने पहले ही लिख दिए हैं, और आप इस चीज़ को धीरे धीरे समझने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें, समय की ज़्यादा चिंता नहीं करें। टॉपिक किस तरीके से हम अच्छे से सीख सकते हैं, इस बात की ज़्यादा चिंता करें और पेशेंस के साथ मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं और धीरे धीरे कॉन्संट्रेट करके समझ करके वीडियो मेरे साथ देखते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो भी हम आगे सीखने वाले हैं वह हमारे सामने आने वाला है। तो डिटरमिनर जो हैं वो सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नाउन के लिए आ सकते हैं। साथ में ये चीज़ है कि वो एक नॉन लिविंग थिंग के साथ भी आ सकते हैं और लिविंग थिंग के पहले भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि बुक या बॉय, जो कि सिंगुलर दे रखे हैं। तो अ बुक या अ बॉय कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बुक लिखा है यहाँ पे, बुक हो बॉय हो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बुक लिखा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि बुक, अगर हमको बोलना है कि बुक एक है तो हम अ बुक लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर मैं बुक के बारे में ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यह बुक, पास में पड़ी हुई कोई एक बुक, ऐसा मुझे बोलना है तो दिस बुक ये बोलूँगा। अगर मुझको ऐसा कहना है कि वह किताब, तो मैं दैट बुक बोलूँगा।
वही बात अगर हम चाहें तो बॉय के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं कि एक लड़का ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं, तो अ बॉय आएगा। और यह लड़का ऐसा बोलना है तो दिस बॉय आएगा। वह लड़का ऐसा बोलना है तो दैट बॉय आएगा। अगर हमको बोलना है मेरी किताब तो माय बुक, हमारी किताब तो अवर बुक, तुम्हारी किताब तो योर बुक, उस लड़के की किताब या उस आदमी की किताब तो हिज बुक, उस औरत की किताब या उस लड़की की किताब तो हर बुक। अब एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी किताब, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, उनकी किताब ऐसा बोलना है। चाहे एक से ज़्यादा जेंट्स हो या एक से ज़्यादा लेडीज़ हो या दोनों ही तरह के लोग हों, तो देयर आएगा, क्योंकि प्लूरल के लिए THEIR देयर आता है। तो देयर बुक मतलब उनकी किताब। और इट्स है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए है, जैसे कि टेबल या चेयर के लेग्स होते हैं, उस तरह के एग्जाम्पल के लिए भी काम में आ जाता है, पर ये बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव में इन सब का उपयोग करते हैं, माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर, ये सब। अगर मुझे बोलना है कि आइदर, दोनों में से कोई एक किताब, तो आइदर बुक बोलेंगे। दोनों में से कोई भी किताब नहीं तो नाइदर बुक। हर एक किताब, छोटी बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर बात करनी हो तो एवरी, और छोटे ग्रुप में बात करनी हो लिमिटेड क्वांटिटी में तो ईच बुक आएगा, मतलब लिमिटेड नंबर्स में, क्योंकि ये काउंटेबल के लिए काम में आते हैं सारे। और अगर हमको क्वेश्चन पूछना है इंट्रोगेटिव में, कौन सी किताब या क्या या किसकी, ऐसा बोलना है तो विच, वॉट और हुज का यूज़ इसके आगे कर सकते हैं। तो डिटर्मिनर जो है वो बुक के आगे कौन सा डिटर्मिनर लगेगा या बॉय के आगे कौन सा डिटर्मिनर लगेगा ये फिक्स नहीं है। हमको जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा डिटर्मिनर फिट करेंगे। एक बुक ऐसा बोलना है तो अ बुक बोलना है, और मेरी बुक ऐसा बोलना है तो माई बुक बोलना है, या कौन सी किताब ये बोलना है तो विच बुक बोलना है। तो डिपेंड करता है कि हम जिस पैराग्राफ में या जिस लाइन में जो डिटर्मिनर लगाने वाले हैं वो वहाँ पर क्या डिमांड है, वो पढ़ के हमको समझनी पड़ती है। तो ये हमने सिंगुलर के साथ डिटर्मिनर का यूज़ देखा। अब हम प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके साथ डिटर्मिनर का यूज़ कैसे होता है। तो नाउन खुद प्लूरल होना चाहिए, तो ही उसके आगे जो डिटर्मिनर आएगा वो प्लूरल डिटर्मिनर आएगा। जैसे कि द लिखा है हमने यहाँ पे, द बुक्स, अगर बुक को स्पेसिफाई किया है, निश्चित किया गया है, द बुक दैट सेव्ड, या द बुक्स दोज वी रीड, या द बुक्स विच आई रेड यस्टरडे वर गुड बुक्स। जैसे किताबें जो मैंने कल पढ़ी थी वो अच्छी किताबें थी, ऐसी स्पेसिफाई कर दिया किसी किसी किताब को या किसी चीज़ को या किसी नाउन को। तो स्पेसिफाई करने पर या किसी चीज़ को स्पेशलाइज करते हैं या निश्चित कर देते हैं तब द लगता है। अब द क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत सारी बुक्स हैं पास में पड़ी हो, हमको बोलना है कि यह किताबें, तो दीज बुक्स। दूर हैं और बहुत सारी किताबें हैं तो दोज बुक्स ऐसा लगाया जाएगा। या बहुत सारे लड़के हैं और दूर हैं तो दोज बॉयज़ ऐसा हमको करना पड़ेगा, उसके साथ उसके आगे वर्ड सेट करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। मेरी किताबें यूँ बोलना है तो माय बुक्स बोलना है। हमारी किताबें ये बोलना है तो आवर बुक्स बोलना पड़ेगा। तुम्हारी किताबें या आपकी किताबें ऐसा बोलना है तो योर बुक्स बोलना है। उस लड़के की या उस आदमी की किताबें तो हिज बुक्स, उस औरत की या उस लड़की की किताबें तो हर बुक्स, उनकी किताबें तो देयर बुक्स। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, या बॉयज़ भी हो सकता है कि माय बॉयज़ मेरे लड़के, आवर बॉयज़ हमारे लड़के, योर बॉयज़ तुम्हारे लड़के। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग जो भी प्लूरल हैं दोनों के लिए काम में आ सकते हैं ये वर्ड। अब ये ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर के लिए काम में आते हैं, तो वो हमने ऊपर सीख लिए। यहाँ पे हमारे नाउन प्लूरल है, इसलिए गलती से भी इसके आगे कभी आप ए नहीं लगा सकते हो। ए लगा दिया इसका मतलब ये सिंगुलर है, उनके लिए ही लगता है। ए इसके साथ ही फिट हो सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है दोनों, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पर भी ए नहीं लिखा है, क्योंकि बुक प्लूरल है, बॉयज़ भी प्लूरल है। तो बुक या बॉयज़ जो हैं ये प्लूरल है,
तो वो टू भी भर सकते हैं उसके आगे, अगर ज़रूरत के आगे वहाँ पे टू भरने की ज़रूरत है या थ्री भरने की ज़रूरत है तो ये भर सकते हैं वर्ड। वो डिपेंड करता है कि हम किस लाइन में उसको यूज़ कर रहे हैं। सम का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सम भी प्लूरल के लिए आता है। मैनी का यूज़ भी हो जाता है, वो भी प्लूरल के लिए आता है। सेवरल का यूज़ भी हो सकता है बुक्स के आगे क्योंकि सेवरल भी प्लूरल है। अ फ्यू का यूज़ भी हो सकता है बुक्स के आगे क्योंकि अ फ्यू भी प्लूरल है। वैसे ही प्लूरल चीज़ों के लिए हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें भी ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि विच बुक्स, कौन सी किताबें तुम्हारी है, विच बुक्स आर योर्स, कौन सी बुक्स आपकी हैं, या हुज बुक्स आर दीज, यह किताबें किसकी हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर हम पूछ सकते हैं। तो ये हमने डिटरमिनर को देखा कि डिटरमिनर किसी भी नाउन के आगे लग जाता है तो उस नाउन को हम किस रूप में बोलना चाहते हैं या उसके आगे हम को हमारी क्या ज़रूरत है, उसके बेस पे हम वहाँ पे डिटरमिनर फिट करते हैं। तो एक ही नाउन के आगे कई प्रकार के डिटरमिनर आ सकते हैं। सिंगुलर में इस तरीके से आ सकते हैं और प्लूरल में भी इस तरीके से आ सकते हैं। बस सिंगुलर प्लूरल में ध्यान रखना है कि सिंगुलर के आगे अ, दिस, दैट ये आ सकते हैं, लेकिन प्लूरल जो है, प्लूरल के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि प्लूरल में प्लूरल वाले शब्द ही प्रेफर होंगे, जैसे कि दीज, दोज, टू, थ्री, सम। और यहाँ पे तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है माए वगैरह में, इसलिए वो थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि माए, अवर वगैरह में सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये सिंगुलर या प्लूरल किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन दीज या दोज ये सिर्फ प्लूरल के लिए ही काम में आ सकते हैं। वैसे ही टी एच आई एस दीज और टी एच ए टी दैट ये सिर्फ सिंगुलर के लिए ही काम में आते हैं और ये सिर्फ प्लूरल के लिए ही काम में आते हैं। तो ये हमको याद हो जाना चाहिए। अब आगे हम एक एक्सरसाइज समझते हैं, उसके बाद आपके लिए डिटेल में डिटरमिनर को समझाने के लिए मैंने बहुत सारा इसमें कुछ लिखा है जो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पेशेंस के साथ धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जल्दबाजी करके मैं काम कंप्लीट कर दूंगा ऐसे संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हमको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमको पेशेंस के साथ धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगर अपन धीरे धीरे सीखते नहीं हैं या टाइम नहीं देते हैं तो फिर वो टॉपिक उस क्वालिटी में तैयार नहीं होगा जिस क्वालिटी में हम चाहते हैं। तो डिटरमिनर्स का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार होता है हम इस एक्सरसाइज से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस छोटी सी स्टोरी जैसा बना रखा है उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देयर वॉज डैश डैश बॉय, एक बार डैश डैश बॉय था। नेम वाज जॉन, उसका नाम जॉन था। मदर वाज टीचर, मदर टीचर थी। शी वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। शी डिड वर्क केयरफुली, वह ध्यान से काम करती थी। शी नेवर बिलीव्ड, शी वेंट टू स्कूल। डैश डैश डे, स्टूडेंट ऑफ स्कूल लाइक्ड हर। हस्बैंड वाज मिस्टर टॉम, ही वाज डॉक्टर। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमको अलग अलग तरह के डिटरमिनर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज बॉय, तो देयर वाज अ बॉय। देन नेम वाज जॉन, किसका नेम जॉन था, तो हीज नेम वाज जॉन, उस लड़के के का नाम जॉन था। उसकी माँ टीचर थी, मदर वाज टीचर। तो यहाँ पे भी भरना है हमको, हीज मदर वॉज अ टीचर। उसकी माँ कितनी टीचर थी, एक टीचर थी। यार हिज मदर वाज अ टीचर। शी वाज ऑनेस्ट वुमन, तो ऑनेस्ट के अंदर क्या आएगा, एन आएगा। शी वाज एन ऑनेस्ट वुमन क्योंकि अ का साउंड आ रहा है। शी डिड हर वर्क केयरफुली, शी डिड हर वर्क केयरफुली, वह अपना काम ध्यान से करती थी। शी डिड हर वर्क केयरफुली। शी नेवर बिलीव्ड एनीबडी, तो शी नेवर बिलीव्ड एनीबडी हमको कर देना है, एनी बडी, एनीबडी। शी वेंट टू स्कूल डैश डैश डे, तो एवरी डे। शी वेंट टू स्कूल, EVERY, एवरी डे।
शी वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती थी। डेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल लाइक डर, तो एवरी स्टूडेंट, EVERY, एवरी स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल, एवरी स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल लाइक हर, उसकी स्कूल का हर बच्चा उसे पसंद करता था। हस्बैंड वाज मिस्टर टॉम, उस औरत के हस्बैंड का नाम मिस्टर टॉम था, तो उसका हस्बैंड तो हर हस्बैंड, हर हस्बैंड उस औरत का हस्बैंड है इसलिए हर हस्बैंड आएगा। हर हस्बैंड वाज मिस्टर टॉम, उसके हस्बैंड का नाम मिस्टर टॉम था। ही वाज, कितने डॉक्टर था वह, एक डॉक्टर था, एक व्यक्ति एक ही डॉक्टर होगा। ही वाज अ डॉक्टर। हस्बैंड एंड वाइफ लव्ड जॉन वेरी मच, जॉन को हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत प्यार करते थे। तो बहुत आएगा यहाँ पे क्योंकि दोनों जनों के लिए शब्द आया है, तो बहुत, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों ही पति और पत्नी जॉन को बहुत प्यार करते थे। उनका सपना वाज टू मेक जॉन सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका सपना मतलब दोनों का मिला के सपना, तो देयर ड्रीम आएगा, THEIR, देयर ड्रीम वाज टू मेक जॉन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका सपना जॉन को एक सफल बिजनेसमैन बनाने का था। बट जॉन वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, लेकिन जॉन है वह एक संगीतकार बनना चाहता था। सो वन डे, कितने दिन, यहाँ पर डे ज़्यादा तो है नहीं, तो वन डे ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, यहाँ पे जॉन की बात चल रही है। ही एक्सप्रेस हिज डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा, जॉन ने अपनी इच्छा एक्सप्रेस किया, जॉन ने अपनी इच्छा बताई। किसको बताई, टू हिज पेरेंट्स, जॉन के पेरेंट्स, तो हीज आएगा। जॉन लड़का है इसलिए हीज आएगा, अगर जॉन की जगह कोई लड़की होती तो हर आ जाता, तो यहाँ पे जॉन लड़का है इसलिए हिज पेरेंट्स आएगा। और वह दिन उसका जन्मदिन था, तो यहाँ पर दैट डे आएगा, दैट डे वाज हिज बर्थडे। ये पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको वापस आप रिवर्स करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा इस तरीके से वापस रिवाइज करने के लिए कर रहा हूँ। देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज जॉन, हिज मदर वाज अ टीचर, शी वाज एन ऑनेस्ट वुमन, शी डिड हर वर्क केयरफुली, शी नेवर बिलीव्ड एनीबडी, she went to school every day, every student of her school liked her, her husband was Mr. Tom, he was a doctor, both husband and wife loved John very much, their dream was to make him a successful businessman, but John wanted to become a musician. So one day he expressed his desire to his parents. That day was his birthday. तो देखिए इतने ही पैराग्राफ में हमने बॉय के लिए ए लगाया, फिर ज़रूरत पड़ने पर हीज़ लगाया, फिर यहाँ पर भी हीज़ लिखा, कहीं पर एवरी लिखा, कहीं पर हमने बोथ का यूज़ किया, कहीं पर दैट लगाया। तो सभी तरह के जो हमने अभी आगे देखे थे डिटर्मिनर्स, ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पर जैसा डिटर्मिनर ज़रूरत पड़ता है जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, वैसा डिटर्मिनर हमने यूज़ किया। तो हमने इसको देख लिया है कि डिटर्मिनर किस तरह का हमारा टॉपिक है, और इस पैराग्राफ को भरने पर आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं या क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हीज़ कब भरेंगे, देयर कब भरेंगे, एवरी कब आएगा, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं अब एक एक करके, जो भी हमने अभी टाइटल देखे थे कि आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सारे एक एक चीज़ हम धीरे धीरे देख लेते हैं। तो इससे हमारा कंसेप्ट, जैसे ये जो हमने ADPDIQ देखा था, ADPDIQ जो है उसको हम थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए सीख लेते हैं पूरा। आर्टिकल्स, सबसे पहले हमको आर्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल के लिए अलग से भी मेरे पास पूरा अलग से इसका एक टॉपिक बना हुआ है, हालांकि वो बहुत डिटेल में है इसलिए इसके अंदर मैं उसको मर्ज नहीं कर सकता हूँ। अलग से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ज़रूर बना के डाल दूँगा। आर्टिकल
में आते हैं ए, एन और द। ए और एन दोनों ही सिंगुलर के लिए या एक वचन के लिए काम में आते हैं, और एन भी एक वचन या सिंगुलर के लिए ही काम में आता है। लेकिन ऐसे नाउन जिनकी स्टार्टिंग अ, आ, ई, उ, ए, ओ अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल के साउंड से होती हो, किसी भी नाउन की स्टार्टिंग का साउंड अगर कोई वोवेल साउंड है तो उसके आगे हम एन भर सकते हैं। और द हम कब भरेंगे किसी भी नाउन में, जब वो निश्चित हो या स्पेसिफाइड हो या स्पेशल हो, उस कंडीशन में हम वहाँ पे द भरते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिकल का। देयर वाज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। वन डे द बॉय वाज गोइंग टू स्कूल, एक बार वह लड़का स्कूल जा रहा था। अब पहली बार जब किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी स्टोरी में तो अ लगाते हैं, लेकिन वही नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो अ की जगह पर द लगाते हैं। वन देयर वाज अ बॉय, लेकिन जब वही बॉय बार बार रिपीट हो रहा है तो वन डे द बॉय वाज गोइंग टू स्कूल, उसको फिर जितनी भी बार स्टोरी में आएगा तो द बॉय आएगा। तो जो नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर जो भी सिंगुलर हो तो फिर अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, और प्लूरल हो तो फिर वन, टू या मेनी जो भी लगाना हो वो लगाएंगे। लेकिन बार बार वो रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम बार बार उसमें द का यूज़ करेंगे पूरी स्टोरी में या पूरी इंसिडेंट में। ही मेट ऑनेस्ट मैन, उस वह एक ऑनेस्ट आदमी से मिला तो ही मेट एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इसलिए यहाँ पर एन लगाया है। अब यही ऑनेस्ट मैन स्टोरी में बार बार आता है वर्ड तो द ऑनेस्ट मैन आएगा। तो इस तरीके से ए, एन और द का यूज़ होता है। अब द का यूज़ हम देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ निश्चित संज्ञा में द का यूज़ होता है, मतलब कुछ स्पेसिफाइड वर्ड है उसके अंदर द का यूज़ होता है जो दुनिया में एक ही है, या किसी तरह से कोई चीज़ स्पेशल है, उस कंडीशन में हम द का यूज़ करते हैं। तो हम ध्यान देते हैं कि द सन, मतलब द सन है, द मून है, और जितने भी आकाश की जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, उन सब, द अर्थ है, उन सब के आगे द लगेगा। वैसे ही जितने भी तरह की बिल्डिंग्स हैं, द रेड फोर्ट है या द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, और भी जितनी भी वर्ल्ड में बिल्डिंग्स हैं जो दुनिया में स्पेशल जानी जाती हैं, एक ही हैं, तो उनके आगे द लगता है। वैसे ही कुछ गाड़ियों या अखबारों के नाम के आगे, या एरोप्लेन के जो फ्लाइट के नाम है उनके नाम के आगे, या रेलगाड़ी है जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस है, या एयरलाइंस के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगता है। और स्पेशल पोस्ट होती है, टॉप पोस्ट, द प्रिंसिपल, इस तरह से जो पोस्ट होती है किसी भी ऑफिस की सबसे बड़ी, उसके आगे भी द लगता है। तो द किसी स्पेसिफाइड चीज़ के लिए लगता है, और अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ेंगे तो कम से कम सारी चीज़ डिटेल में समझ में आ सकती है। द रामायण, जो भी होली बुक्स होती है उसके नाम के आगे भी द लगता है। द कुरान है, द बाइबल है, द भगवद गीता है, इन सब के आगे द लगता है। और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो दुनिया में स्पेशल हैं या एक ही हैं तो उनके आगे द लगता है। इसके लिए पूरा आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई शहरों के नाम वगैरह के आगे कभी भी द नहीं लगाना है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये जो भी हमारे शहर हैं या इंडिया के स्टेट हैं जब हमारे, तो उसमें भी ज़्यादातर में हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ एक्सेप्शन होंगे वहीं पे हमको लिखना पड़ता है। या जैसे किसी का नाम है राज है, मोहन है, जॉन है, श्याम है, तो किसी के नाम के आगे भी द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो किसी इंसान का नाम है या किसी शहर का नाम है या किसी स्टेट का नाम है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कहीं कुछ एक्सेप्शन है वहीं पे हमको याद रखना है, बाकी सब में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने देख लिया आर्टिकल क्या होते हैं। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है इंगित करना कि कोई चीज़ कहाँ है। दिस का यूज़ पास की कोई एक वस्तु या व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है, और दैट का यूज़ दूर की कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। THEAC दिस का यूज़ एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास में होने, ये चीज़ या ये व्यक्ति हमारे पास में होनी चाहिए। लेकिन दोष का यूज़ है वो दूर की कोई एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति के लिए होता है। तो ये हमने देख लिया डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, जैसे कि दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है।
दीज कार्स आर माइन। अब कार ज़्यादा हो गई हैं तो हमने THEAC लगाया है। कार एक है तो हमने THIS दिस लगाया है। वैसे ही कार अगर दूर है, ऐसा कुछ हमने सेंटेंस में पढ़ा और हमको फील हुआ कार दूर है लेकिन एक है, तो दैट कार आएगा। लेकिन कार बहुत सारी हैं और दूर हैं, उस कंडीशन में THOAC दोस आएगा। तो ये सब चीज़ हमको जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ते हुए सीखते भी रहना है। जैसे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं और डिटर्मिनर सीख रहे हैं, तो जब हम लेसन पढ़ते हैं बुक में तो वहाँ पर भी कहीं पे दिस दैट द इनका यूज़ होता है। तो क्यों हो रहा है ये हमको पढ़ते समय सीखते रहना चाहिए, ताकि हमारा नॉलेज है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लेने से भी हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हमको अगर पक्का बनना है तो पक्का बनने के लिए तो हमको जो भी नॉलेज हमने गेन करा है उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उस नॉलेज को हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सब रेगुलर चलता ही रहता है। तो कंटिन्यू बने रहिए और ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं आगे। पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक शब्द। हमारा किसी चीज़ पे अधिकार होता है तो उसको हम पजेसिव बोलते हैं। जैसे कि माय मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा या आपका। कोई भी वस्तु या रिलेशन, दोनों के लिए ये शब्द यूज़ होते हैं। हीज़ मतलब उसका या उसकी कोई वस्तु, लेकिन ये वस्तु किसी लड़के या आदमी की वस्तु होगी, उस कंडीशन में ही उसका या उसकी शब्द का यूज़ होगा। जैसे उसका पेन या उसकी किताब। अगर वो चीज़ किसी लड़के की या आदमी की है तो हीज़ लगेगा। पुल्लिंग की मतलब मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन अगर फेमिनाइन जेंडर की कोई वस्तु है, लड़की की कोई वस्तु है या लड़की का कोई रिलेशन है, जैसे कि फादर है मदर है, उस कंडीशन में हर लगेगा। जैसे हर कॉपी, हर पेन, हर बुक, हर फादर, हर मदर। लड़की के पेरेंट्स की बात चल रही है उस कंडीशन में, मतलब फेमिनाइन जेंडर के लिए हर लगता है। और अगर एक से ज़्यादा कोई भी लोग है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या दोनों हो, तो उस कंडीशन में TH या देयर लगेगा। तो ये प्लूरल के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। माई ब्रदर इज़ अ टीचर। मेरा भाई एक टीचर है। योर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। तुम्हारा ब्रदर एक इंजीनियर है। देखो यहाँ पर योर का यूज़ हुआ, माई का यूज़ हुआ। अब मैं ऐसे ही एक रिवर्स बता देता हूँ। जैसे एन लगाया यहाँ पे। एन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर जो भी ये वर्ड है उसमें ई का साउंड आ रहा है, और ई का साउंड आने पर ई एक वोवेल है या एक स्वर है। तो अ आ इ उ ए ओ का साउंड जहाँ पर आता है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने वापस पिछला रिवाइज कर लिया आपके लिए कि आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है। तो अब हम वापस आ जाते हैं पॉजिटिव में। राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। राम और श्याम दो भाई हैं। उनका घर बहुत बड़ा है। तो ये देयर समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। उनका घर एक जने का घर है नहीं, एक से ज़्यादा लोगों का घर है। ये दोनों आदमी हैं या मेल हैं या मैस्कुलिन हैं। अगर ये फेमिनाइन होते तो भी हम देयर लगाते हैं, लेकिन प्लूरल होने चाहिए। या एक मैस्कुलिन या एक एक मैस्कुलिन होता और एक फेमिनाइन होता तो भी हमको देयर लगाना पड़ता। मतलब ये है कि प्लूरल अगर है तो THEIR देयर आएगा, और सिंगुलर है तो फिर वो मेल है तो ही जाएगा, और फीमेल है तो हर आएगा। अगर ये घर मेल का ही है और एक ही मेल है तो हीज आ जाएगा, और ये घर अगर फीमेल का है और यहाँ पर एक ही फीमेल की बात चल रही है तो हर आ जाएगा। तो इस रिलेशन को हम समझेंगे और फिर कभी भी भरने का हमें काम पड़े तो सही तरीके से भर सकते हैं। और ये इट्स का यूज़ या तो जिसका जेंडर नहीं पता हो उसके लिए आता है, या नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो भी डिटर्मिनर है एक तरह से। तो डिटर्मिनर के हिस्से में है तो हम इसको देखते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वीडियो छोटा होता तो अच्छा रहता है, हम शॉर्ट में सीख लें। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या शॉर्टकट से अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके अंदर उस तरीके की हमको अचीवमेंट नहीं मिलती जितनी हमको चाहिए। तो हमको कुछ चीज़ अगर थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो कंटिन्यू बने रहें
आप बीच बीच में और वीडियो को रोक के ब्रेक जरूर ले सकते हैं। अगर आप कभी थक जाते हैं तो रोक करके ब्रेक ले लें और वापस से देखना चालू कर दें। लेकिन एक बार हम कुछ चीज़ को सीखने के लिए बैठते हैं तो हमको पूरा फर्स्ट रेट माइंड से बैठना चाहिए कि पूरा फिट होकर के, पूरा परफेक्ट होकर के सही जगह पर बैठ करके हमको पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए, ताकि हम इसको अच्छे से सीख करके जब भी हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको अप्लाई कर पाएँ और उस नॉलेज का यूज़ कर पाएँ। तो आइए सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो हैं वो किसी भी वर्ड के, किसी भी नाउन के लिए लोग डिस्ट्रीब्यूट के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि आइदर, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक की बात की जा रही है तो हमको आइदर यूज़ करना है। दो में से कोई भी नहीं ऐसी बात की जाती है, उस कंडीशन में नाइदर का यूज़ करना है। प्रत्येक लेकिन बड़ा समूह तो एवरी, और प्रत्येक की बात की जा रही है लेकिन छोटा ग्रुप है, उस कंडीशन में ईच का यूज़ हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। देयर आर टू सन्स ऑफ मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन के दो लड़के हैं। आइदर सन इज इंटेलिजेंट, दोनों में से एक लड़का होशियार है। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, तो आइदर सन इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है। देयर आर टू डॉटर्स ऑफ मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश के दो लड़कियां हैं। नाइदर डॉटर इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई भी होशियार नहीं है। तो नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। आइदर मतलब जो दो हैं कोई, उसमें से कोई एक। और नाइदर का मतलब होता है भैया दोनों में से कोई भी नहीं, तो उसको नाइदर कहते हैं। अब ईच है, उसका यूज़ लिमिटेड या निश्चित संख्या के लिए होता है, और एवरी का यूज़ बहुत बड़ी संख्या या जो संख्या अनिश्चित है, बहुत बड़ी संख्या है, तब एवरी का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल है, ईच लेग ऑफ चेयर हैज़ सेम लेंथ। एक चेयर बनी हुई है और उस चेयर में कितने लोग लेग हो सकते हैं, चेयर के पैर कितने होते हैं, कम से कम चार पैर होते हैं। तो चेयर के चारों पैर की लेंथ एक जैसी है, इस तरीके की बात है। ईच लेग ऑफ चेयर हैज़ सेम लेंथ, चेयर के हर लेग की या चेयर के, कुर्सी के हर पैर की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक जैसी है। तो यहाँ पे प्रत्येक पैर की बात की जा रही है, हालांकि ये सिंगुलर है। कुर्सी का प्रत्येक पैर समान है, या कुर्सी का प्रत्येक लेग जो है वो समान लेंथ वाला है। तो यहाँ पर लेग उसके लिमिटेड हैं या फोर है, इसलिए ईच लगाया है। लेकिन दूसरा एग्जांपल है, एवरी चाइल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड नीड्स केयर, इस दुनिया के हर बच्चे को केयर की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एवरी इसलिए लगाया क्योंकि ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया के सारे बच्चों की बात की जा रही है, लेकिन शब्द क्या लग रहा है, प्रत्येक बच्चा है सिंगुलर, लेकिन बात पूरी दुनिया के बच्चों की जा रही है, या बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है यहाँ पे, इसलिए एवरी का यूज़ किया है। और ये जैसे ईच लेग क्यों लिखा, क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी है कि किसी भी टेबल के अंदर पैर कितने होंगे, चार होंगे या कुछ और अलग संख्या हो सकती है। तो लिमिटेड क्वांटिटी की, लिमिटेड नंबर के लिए ईच आता है, और बहुत अनलिमिटेड नंबर हो तो एवरी का यूज़ होता है। तो इसके और भी एग्जाम्पल हम जब एक्सरसाइज वगैरह और भी करवाएंगे तो उसमें वापस से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब है इंट्रोगेटिव, जो डिटर्मिनर में अगला तरह का है, जो इसका हिस्सा है। तो विच, कौन सा, जब हमको किसी नाउन के पहले कौन सा शब्द का यूज़ करना पड़े, उस कंडीशन में समझ जाओ कि हमको इंट्रोगेटिव यूज़ कर रहे हैं हम। विच बुक इज़ हिज, विच बुक इज़ हिज, उसकी किताब कौन सी है, मतलब हिज मतलब उस लड़के की किताब कौन सी है, तो हमने लिख दिया विच बुक। या वाट कलर इज़ हिज आइज, उसकी आँखों का रंग क्या है, तो व्हाट लगाया हमने। ज़्यादा तो विच और हुज का यूज़ होता है, व्हाट भी कभी कभी आ जाता है, तो देख बता दिया आपको एग्जांपल। या किसका, हुज ड्रेस इज दिस, यह ड्रेस किसका है। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। इस तरीके के सेंटेंस बोलने हो तो वहाँ पर हुज का यूज़ होगा। और विच मतलब कौन सा, विच ड्रेस इज योर, विच बुक इज योर, या विच बुक इज हीज। तो हमको विच का ध्यान रखना है, कौन सा, कौन सा या कौन सी, इसके लिए हम विच लगाएंगे।
और किसका है या कोई चीज़ किसकी है उसके लिए हम हुज लगाते हैं। और क्या के लिए हम व्हाट लगाते हैं। क्या का यूज़ तो बहुत कम होता है इसमें, लेकिन एग्जांपल दे दिया है आपको एक। व्हाट कलर इज हिज आइज, उसकी आंखों का रंग क्या है। तो ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है हमारे। अब हम अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं, क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड हैं जो क्वांटिटी शो करने के लिए काम में आते हैं। और क्वांटिटी में ज़्यादातर जो भी वर्ड आपको मिलेंगे वो सभी अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही क्वांटिटी शब्द का यूज़ होता है। जैसे कि अनकाउंटेबल मटेरियल, उसके अंदर अ लॉट ऑफ या एनी, इनफ, लॉट्स ऑफ, मच ऑफ, नो, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल इसका यूज होता है। सम का मतलब कुछ होता है, लिटिल का मतलब नहीं के बराबर कोई भी चीज़, अ लिटिल मतलब जो भी है वो इनफ है, मतलब इनफ चीज़, पर्याप्त हमारा काम हो जाएगा। द लिटिल मतलब जो भी है वह। तो मच मतलब बहुत कुछ, इनफ मतलब हमारा काम चल जाएगा, पर्याप्त है। तो ये क्वांटिफायर्स हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल। अब यहाँ पर क्वांटिफायर्स में कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, उसके बारे में हम सीधी बात करते हैं, क्योंकि जिसका मीनिंग सीधा पता चल जाता है वो दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास बहुत कुछ है ऐसा बोलना है तो मच बोलने का। आई हैव मच मिल्क, मेरे पास बहुत सारा दूध पड़ा है। आई हैव मच शुगर, मेरे पास बहुत सारी शक्कर पड़ी हुई है। आई हैव इनफ शुगर, मेरे पास काफ़ी शुगर है, मतलब मेरा काम चल जाएगा, काफ़ी। तो काफ़ी मतलब लिमिटेड, हमारे पास काम हो जाएगा उतना है। और मच का मतलब तो बहुत ज़्यादा है। अ लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी मीनिंग है। मेरे पास कुछ शक्कर है ऐसा बोलना है तो आई हैव सम शुगर ऐसा बोल देंगे, या मेरे पास शक्कर नहीं है ऐसा बोलना है तो आई हैव नो शुगर बोल देंगे। तो ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है यूज इनका। तो मैंने ओरल ही आपको बोल के बता दिया है, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है तो उसका एग्जाम्पल मैं खुद आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक बार बोल दिया है तो आप इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके या बैक करके एक बार देख सकते हैं कि आई हैव इनफ शुगर, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में शक्कर है, मेरा काम चल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्कर है तो आई हैव लॉट ऑफ शुगर, ठीक है। या कोई बोलता है कि मेरे पास बहुत कुछ है या बहुत सारी, तो आई हैव मच शुगर। मेरे पास शक्कर नहीं है तो आई हैव नो शुगर। या वाटर भी आ सकता है वहाँ पे एग्जाम्पल। कुल मिलाकर के अनकाउंटेबल मटेरियल के लिए ही इसका यूज़ होगा। आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ शक्कर है। या बोले मेरे पास शक्कर नहीं है तो आई हैव लिटिल शुगर ऐसा बोलेंगे। और मेरे पास इनफ शुगर है जिससे मेरा काम हो जाएगा तो आई हैव अ लिटिल शुगर ऐसा बोलेंगे। द लिटिल का मतलब होता है जो भी है वह। तो आइए, ये जो डिफ़िकल्ट चीज़ है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जो सबके लिए कन्फ्यूज़न बन जाता है, उसका सॉल्यूशन हम नीचे जाके करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ओनली फॉर अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, जो कि सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट, बर्तन में लिटिल मिल्क है। आई कैन नॉट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता। तो मैं चाय नहीं बना सकता, यही जो लाइन है उससे हमको पता चल रहा है कि दूध नहीं है, या इससे काम नहीं हो सकता है। दूसरे सेंटेंस में लिखा है देयर इज डैश डैश मिल्क, ये हमको खाली छोड़ के देंगे परीक्षा में, ब्लैंक मिलेगा। ये जो मैंने डार्क कर रखा है वो एग्जाम में हमको ब्लैंक मिलता है। देयर इज डैश डैश मिल्क इन द पॉट, बर्तन में डैश डैश मिल्क है। आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकता हूँ। तो मैं चाय बना सकता हूँ ऐसा बोल दिया, इसका मतलब दूध है। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट, बर्तन में लिटिल मिल्क है, अ लिटिल मिल्क है मतलब इनफ मिल्क है जिससे कि मैं चाय बना सकता हूँ। और अगला सेंटेंस जो है द लिटिल मिल्क विच आई हैड वाज हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट, जो भी थोड़ा बहुत दूध मेरे पास में था वह बिल्ली के द्वारा पी लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी था वह, या जो भी है वह, उसके लिए द लगाते हैं। तो द स्पेसिफाई करने के लिए लगाया गया है कुल मिलाकर यहाँ पे। तो लिटिल मतलब नहीं है, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है, उससे हमारा काम हो जाएगा, इनफ है काम हो जाएगा। और द लिटिल मतलब जो भी है वह, या जो भी था वह। तो द का यूज़ जिस तरह से द आर्टिकल हमारा यूज़ होता है किसी चीज़ को स्पेशल करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेशल करने के लिए, तो उसी तरीके से द आर्टिकल का यूज़ भी यहाँ पे हो रहा है। तो द लिटिल मिल्क, और इसकी पहचान यहाँ पे विच है। जब यहाँ पर विच या दैट आ जाए
उस कंडीशन में यहाँ पर द लिटिल वाला ही फार्मूला फिट हो जाएगा। देखिए ऊपर कहीं पर भी विच या दैट नहीं है, लेकिन यहाँ पर विच या दैट लिखा है। द लिटिल मिल्क विच या दैट आएगा इसमें, और विच या दैट आया इसका मतलब समझ जाओ कि आपको आगे द भरना है, द वाला ही भरना है। तो द लिटिल मिल्क विच आई हैड, जो थोड़ा बहुत दूध मेरे पास में था, हैज़ बीन ड्रंक बाय अ कैट, बिल्ली के द्वारा पी लिया गया है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है लिटिल क्या होता है, बिल्कुल नहीं। अ लिटिल मतलब हमारा काम हो जाएगा, और द लिटिल मतलब जो भी है वह। अब हम देखते हैं कि मच का यूज़ कैसे होता है। मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। मच का यूज़ भी अनकाउंटेबल मटेरियल के लिए होता है, जैसे कि आई हैव मच मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए बहुत सारा दूध है। हाउ मच वाटर डू यू हैव, आपके पास कितना पानी है। या हाउ मच मनी डू यू हैव। तो अनकाउंटेबल चीज़ों में जब हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं या क्वांटिटी वगैरह बताते हैं, उस कंडीशन में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मच का यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए तो मच लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट है कि अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो हाउ मच वाटर डू यू हैव, हाउ मच ऑयल डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, इस तरीके के शब्दों का यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं हम न्यूमेरल्स। ये न्यूमेरल्स जो भी काउंटेबल चीज़ों के लिए ही यूज़ होंगे। न्यूमेरल्स हैं वो हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होंगे, जैसे कि मेरे पास एक चीज़ है तो वन बुक है, दो है तो टू बुक्स ऐसा बोलूँगा, तीन किताबें हैं तो थ्री बुक्स बोलूँगा, या तीन स्टूडेंट हैं तो थ्री स्टूडेंट्स बोलूँगा, या टेन बुक है तो टेन, टेन बुक नहीं, टेन बुक्स है तो टेन बुक्स यूँ बोलूँगा, या टेन स्टूडेंट्स है तो टेन स्टूडेंट्स बोलूँगा। ये न्यूमेरल्स इस तरीके से यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हमको ऑर्डर में बोलना है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, तो उसमें ये इस तरीके से फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, एट्थ बॉय, सिक्स्थ बॉय, छठा नंबर का लड़का, सातवें नंबर का लड़का, आठवें नंबर का लड़का। तो इस तरीके से नंबरों का यूज़ होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये का यूज़ होगा। अनोदर का यूज़ भी इसमें होता है, बहुत कम इसे यूज़ में आता है। जैसे मैनी का मतलब कई, बहुत सारे हैं तो ये प्लूरल है। मैनी ये का यूज़ एक सिंगुलर की तरह होता है, ये प्लूरल की तरह होता है, ये सिंगुलर की तरह होता है, बस ये डिफरेंस है, मतलब दोनों का सेम है। सेवरल का मतलब प्लूरल के लिए होता है कुल मिला करके, ये प्लूरल है, और इसका इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेवरल का मतलब सेवरल प्लूरल चीज़ों के लिए होता है और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। सम का मतलब कुछ होता है, और सम अनकाउंटेबल के अंदर भी ये सम है वो क्वांटिटी में भी यूज़ में होता है, और काउंटेबल प्लूरल के अंदर भी सम का यूज़ होता है। तो हम एग्जांपल एक देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा। एनी का मतलब होता है कोई, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, जो हमने लिटिल, लिटिल को हमने जब अनकाउंटेबल या मटेरियल के केस में पढ़ा था, वही रिलेशन फ्यू के अंदर भी है, लेकिन वो काउंटेबल चीज़ों के लिए। फ्यू नहीं के बराबर, नो का मतलब भी नहीं होता है, इनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी कोई चीज़, अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ मतलब भी भरपूर मात्रा में, सम ऑफ मतलब कुछ, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी हो किसी चीज़ में, टाइप बहुत सारे हों तो वेरियस का यूज़ होता है। फ्यू का मतलब नहीं होता है, अ फ्यू का मतलब होता है इनफ है, काम हो जाएगा। द फ्यू का मतलब है जो भी है। तो जो एग्जाम्पल बताने के हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बाकी वैरायटी बहुत सारी इसमें है, तो नॉलेज के लिए आप ज़रूर इसको याद रखें। अब हमने डिफरेंस देख रहे हैं हम, फ्यू और फ्यू, द फ्यू में डिफरेंस क्या है। तो जो काउंट अनकाउंटेबल के केस में हम, अनकाउंटेबल नाउन के केस में या मटेरियल के केस में हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को पढ़ा है, वही रिलेशन अगर काउंटेबल कोई नाउन है तो उस कंडीशन में हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के केस में हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को पढ़ते हैं। फ्यू का मतलब कोई भी चीज़ काउंटेबल है पर नहीं के बराबर है, हमारे पास नहीं है तो फ्यू लगाएंगे। थोड़ी है और उससे काम हो जाएगा तो अ फ्यू लगाएंगे। और जो भी था वह, ऐसा बोलना है, या जो भी है वह ऐसा बोल के उसको स्पेसिफाई करना है, और स्पेशली उसमें विच या डेट का यूज़ भी होगा, उस कंडीशन में हम यहाँ पर द लगाएंगे। विच, डेट, हु भी आ जाता है कई बार, तो यहाँ पे स्पेशल कोई न कोई वर्ड आएगा जिसके कारण से आपको द भरना होगा।
तो आइए लाइनों को पढ़ के समझ भी लेते हैं ताकि नॉलेज भी हमारा पूरा हो जाए। और आप जो भी वीडियो चल रहा है उसको ध्यान से और धीरे से पूरा समझें, क्योंकि पूरा नॉलेज अगर हमको लेना है तो टाइम देना पड़ेगा। अगर हम शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नंबर भी शॉर्टकट में ही आ सकते हैं। तो अगर हमको पूरा नॉलेज लेना है तो पूरा वीडियो ध्यान से धीरे धीरे समझते हुए देखना पड़ेगा। बीच बीच में आप रोक करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और अभी कॉमेडी वगैरह भी इतनी मैं कर नहीं सकता हूँ पढ़ाते समय, थोड़ा टॉपिक है तो धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। तो आप एकदम अच्छा माइंड सेट लेके बैठे, थके हुए नहीं हो, माइंड कॉन्सेंट्रेट बढ़िया हो रहा हो। उस कंडीशन में बैठकर अगर आप कुछ भी सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक समझ में आता है। तो आइए सीखते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स। मेरे फ्यू गुड फ्रेंड्स हैं, सो आई एम नॉट हैप्पी, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अब ये खुश नहीं हूँ ऐसा बता दिया, इसका मतलब उसके फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए हमने फ्यू लगा दिया। क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी या नॉट इनफ, या कुल मिलाकर के नो। आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स सो आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ ऐसा लिख दिया इसने, इसका मतलब उसके फ्रेंड नहीं है, इसलिए हमने फ्यू कर दिया। आई हैव डैश डैश गुड फ्रेंड्स सो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इसका मतलब मेरे दोस्त हैं। तो कितने दोस्त हैं? फ्यू गुड फ्रेंड्स हैं, मतलब इनफ फ्रेंड्स हैं उसके। और अगली लाइन है, द फ्यू फ्रेंड्स विच आई हैड, कुछ दोस्त जो कि मेरे थे, हैव गॉन टू मुंबई, मुंबई जा चुके हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि अब मुंबई जा चुके हैं। तो जो भी थे उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने विच या दैट भी लगाया है, या कोई और भी डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे आ सकता है। उस कंडीशन में यहाँ पे द वाला ही स्टेटमेंट, द फ्यू ही फिट होगा। द फ्यू फ्रेंड्स विच आई हैड, जो कुछ दोस्त मेरे थे, हैव गॉन टू मुंबई, वे मुंबई जा चुके हैं। तो जो भी है वह उसके लिए द फ्यू का यूज़ होगा। अब मैनी का यूज़ देखते हैं अपन। मैनी इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल हो और प्लूरल हो उसके लिए ही मैनी का यूज़ होता है, और मैनी का मतलब मैंने बता दिया है, बहुत सारे। आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। तो मैनी के साथ कभी सिंगुलर शब्द नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। और मैनी के साथ अनकाउंटेबल या कोई मटेरियल भी नहीं आएगा, जो काउंट की जा सकती है ऐसी चीज़ें ही मैनी के साथ आती हैं। आई हैव मैनी बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें। या क्वेश्चन पूछना हो जब किसी भी काउंटेबल चीज़ के बारे में, तो मैनी से ही क्वेश्चन, मैनी का यूज़ ही क्वेश्चन में होगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। या हाउ मैनी सन्स डू यू हैव, आपके कितने बेटे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डू यू हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। तो हाउ मैनी का यूज़ क्वेश्चन पूछने में होता है, और मैनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन जब काउंटेबल चीज़ के बारे में पूछते हैं तो मैनी लगाना ही पड़ता है। और काउंटेबल में प्लूरल की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर बता रहे हैं कि बुक्स हैं बहुत सारी, बुक्स बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे मैन हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, तो वहाँ पे मैनी लगेगा। आई हैव मैनी रूम्स, आई हैव मैनी बुक्स, ये सब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, जो कुछ बचे कुछ हैं वो हम देख रहे हैं इसमें। अदर्स, जैसे हम बोलते हैं सब है हमारे पास, सब लड़के इधर आ जाओ, तो ऑल आएगा। अगर दोनों की बात होती है, आपकी दोनों आंखें बंद करो, तो क्लोज योर बोथ आइज, तो बोथ मतलब दोनों, जहाँ पे दो सब, दो चीज़ें फिक्स हो ऐसा पता चले तो बोथ का यूज हो सकता है। सिर्फ वहाँ पे ओनली का यूज होता है। अ गुड डील का मतलब होता है बहुत सारा। अ पीस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का एक टुकड़ा। हिप हॉप मतलब ढेर सारा। एस्टेलास और जॉनसन्स का मतलब होता है कि राम्स बुक्स, मोहन्स बुक, जॉनसन्स बुक, ये सब शब्द भी काम में आते हैं पर बहुत रेयर यूज़ में होते हैं, इसलिए ये इसकी चिंता नहीं करनी है। बोथ का मतलब, बोथ का यूज़ दो चीज़ों के लिए ही होगा। ओपन योर बोथ आइज, तुम्हारी दोनों आंखें खोलो। अब हम जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बींग होता है उसकी कितनी आंखें होती हैं, दो होती हैं, इसलिए उस कंडीशन में बोथ का यूज़ हो सकता है। या किसी के पेरेंट्स कितने होते हैं, दो होते हैं, तो बोथ का यूज़ वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। बोथ पेरेंट्स वर एंग्री एट देयर चाइल्ड, दोनों ही पेरेंट्स उनके बच्चे के ऊपर गुस्सा हो रहे थे या नाराज हो रहे थे।
तो पेरेंट्स दो हैं और दो ही होते हैं, तो उस कंडीशन में जब दो पेरेंट्स की बात हो रही हो तो बोथ का यूज़ हो सकता है, या दो कोई भी दो चीज़ें हों तो वहाँ पे बोथ का यूज़ हो सकता है। अब है सम और एनी में डिफरेंस, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम और एनी, सम का यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए होता है और एनी का यूज़ किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में होता है। तो सम और एनी का हम डिफरेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सामने है हमारे। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। प्लूरल के लिए आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई कैन गिव यू वन, मैं तुमको एक पेन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सम का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि पेन है, पॉजिटिव बात है, और पॉजिटिव बात है उसका अंदाजा कहाँ से लग रहा है? इधर से। आई कैन गिव यू वन, मैं तुमको एक पेन दे सकता हूँ, क्योंकि आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ पेन है। आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। यहाँ पे डोंट आ गया। जब नेगेटिव आ जाता है तो सम या एनी दोनों में से आपको एनी ही भरना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर ही सिखा दिया है कि नेगेटिव बात हो तो एनी भरो और पॉजिटिव बात हो तो सम का यूज़ करो। तो आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। आई कैन नॉट गिव यू एनी पेन, मैं तुमको कोई पेन नहीं दे सकता। तो मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसलिए मैं तुमको कोई पेन नहीं दे सकता। तो जहाँ पर भी नोट आता है आप एनी फिट कर सकते हो वहाँ पे। और दूसरा यूज़ है एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस केस में भी आपको एनी का यूज़ करना है। डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है? तो वहाँ पर एनी का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों केस में एनी का यूज़ होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस के केस में सम का यूज़ होगा। तो ये सम और एनी का रिलेशन है एंड वी शुड मेमोराइज इट। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई कैन गिव यू वन, मैं तुमको एक पेन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो गई और पेन है ऐसा भी बता रहा है। सम इज यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल और फॉर अनकाउंटेबल मटेरियल। अब सम का एक और खास पॉइंट हमको सीखना है। ये टॉपिक तो अलग हो गया पूरा, सम और एनी का टॉपिक हो गया, इसको हम सम और एनी का टॉपिक बोलेंगे। अब सम का एक अलग से टॉपिक बनता है। इस सम का यूज़ काउंटेबल प्लूरल के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल मटेरियल के लिए भी होता है। ये हम इसको देखते हैं। आप इसमें जो वीडियो है उसमें से कुछ भी उतारना है या नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, और रोक करके धीरे धीरे इसको नोट कर लें। और वीडियो को बार बार ज़रूर देखें ताकि आपके माइंड में जो भी कंसेप्ट हैं वो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाए। मतलब ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ याद है तो ही आप परीक्षा में कुछ कमाल कर सकते हो। अगर याद नहीं है और तुरंत ही हम कुछ पढ़ते हैं तो उस समय फ़ायदा कम मिलता है। पहले से नॉलेज होना चाहिए। अब ये एंड होने वाला है तो अब अपन इसको फिनिश कर देंगे आज। हमने बात की थी कि सम का यूज़ काउंटेबल प्लूरल के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी होता है। तो आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। पेन बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल है, एक तो नहीं है। तो आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ पेन है। और अगर हम बोलना चाहें कि मेरे पास कुछ दूध या गेहूँ है, तो ये दूध और गेहूँ अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये मटेरियल है। तो वहाँ पर भी सम लग सकता है। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। मेरे पास कुछ गेहूँ है, तो सम वहाँ पर भी लग सकता है। और सम है वो काउंटेबल के लिए भी लग सकता है, लेकिन काउंटेबल कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल कभी भी सिंगुलर हो वहाँ पर सम का यूज़ नहीं होगा। तो आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। और ये काउंटेबल के लिए यूज़ हो गया, काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज़ हो गया। और आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, या आई हैव सम व्हीट, मेरे पास कुछ गेहूँ है। उस कंडीशन में ये सम का यूज़ है वो अनकाउंटेबल और मटेरियल वस्तु के रूप में होता है। मटेरियल के पहले होता है, लिक्विड से पहले या मटेरियल से पहले होता है। तो ये था सम का दो तरीके से यूज़। तो यहाँ तक ही फ्रेंड हमने जो भी ज़रूरी मटेरियल था आपका इसमें बनाया है। तो आपको ये टॉपिक को ध्यान से देखना है, और मैंने पढ़ाने और समझाने के पर्पज़ से ही आपके लिए ये पूरा वीडियो बनाया है। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जो भी रीडर इसको देख रहे हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं
और उनके बाद जब भी उनके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या जहाँ भी उसका यूज़ करते हैं उसको अच्छे से यूज़ करें। तो आप जो मेरा पर्पज़ है वो पर्पज़ आपके कुछ न कुछ काम में आना चाहिए। सो हम इसको एक बार वापस से इसको स्क्रीन को देख लेते हैं ताकि आप इसको अपने माइंड से रिवाइज कर पाओ कि जो भी नाउन के पहले ही यूज होते हैं डिटर्मिनर्स, और नाउन को डिटरमिन करते हैं अर्थात निश्चित करते हैं कि नाउन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल होना बताते हैं ये। और इसका शॉर्ट फार्मूला बता दिया था मैंने, ADPDIQ, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमेरल्स और अदर्स। ये सभी तरह के डिटर्मिनर के अलग अलग कैटेगरीज हैं। हालांकि हम जब जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें अलग अलग हमें सिखाई जाती हैं, पर अब यहाँ पर ये सब एक में आ गई हैं, जिसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए भी होता है और ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वर्ड के आगे कोई भी डिटर्मिनर लग सकता है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए वहाँ पे लगता है। ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों में लग जाते हैं, ये सिंगुलर में लग जाते हैं सारे, और ये प्लूरल में लग सकते हैं। इस तरीके के डिटर्मिनर हैं। तो इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये एक एक्सरसाइज आपको करवाई है, उसको रोकें और बार बार समझें। इसको रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल्स हमने देखे थे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर पजेसिव देखे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव देखे थे, फिर इंट्रोगेटिव देखे, फिर क्वांटिफायर्स देखे जिसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस देखा और उसको समझा। मच जो है उसका यूज़ कैसे होता है। न्यूमेरल्स देखे हमने, जो खास बातें थी उसमें वो। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का रिलेशन क्या है और ये काउंटेबल प्लूरल के लिए काम में आते हैं, ये भी हमने सीखा। तो इसको रोक के ध्यान से समझें, बार बार वीडियो भी देखें और अपने नॉलेज को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश करें। मैनी का यूज़ कहाँ होता है वो भी सिखाया आपको। उसके पहले मच का यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, वो भी सिखाया। बार बार इसको बोले और नोट कर लें, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदर्स में भी सीखा, ऑल स्टूडेंट्स शुड मेमोराइज द टॉपिक प्रॉपरली। सभी बच्चों को टॉपिक को अच्छे से याद करना चाहिए। इस तरीके से हम ऑल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत का भी यूज़ करके आपको बताया है मैंने, और आगे भी कोई एक्सरसाइज बनाएंगे इसकी तो इसमें दिखाएंगे, तो उसमें इन सब टॉपिक्स को और वापस अपन रिवाइज जरूर करने की कोशिश करेंगे। सम और एनी का डिफरेंस बताया कि सम है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही काम में आता है, और एनी है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में ही काम आता है। वैसे ही दूसरा बताया कि सम का यूज़ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, लेकिन काउंटेबल चीज़ होती है वो प्लूरल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल है वो तो अपने आप में सिंगुलर ही होती है। कि सम का यूज़ प्लूरल में पेन के लिए भी हो सकता है, और कोई मटेरियल और लिक्विड हो उसके लिए भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे और आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।